विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज समझें औद्योगिकरण का युग जो चैप्टर चल रहा है, इसमें फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। ये पहली मिल शुरू हुई थी बम्बई में 1854 में, और 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थीं। उनमें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगीं। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई जूट मिल। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। कहने का मतलब ये है कि भारत में भी अब मशीनों से काम होने लगा, उत्पादन का काम, और मिलें खुलने लगीं, कारखाने खुलने लगे। और ये उद्योग कौन लगा रहा था? उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी? मिलों में काम करने वाले लोग कौन थे? तो सबसे पहले प्रारंभिक उद्यमी समझें। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। यानी देश के बहुत से भागों में उद्योग लग रहे थे और तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें ये लोग कौन थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। यानी ये इतिहास इस बात का गवाह है कि चीन के साथ जो है व्यापार बहुत पहले से होता रहा है, जैसा कि पिछले साल की किताबों में आपने पढ़ा था। 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। यानी भारत में अफीम उत्पादित करते थे, खेती करते थे और उसका निर्यात चीन को करते थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। चाय वो इंग्लैंड जाती थी, और इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। यानी भारत के कारोबारी भी इस काम में लगे थे सहायक के रूप में। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, यानी जो जितनी मांग होती थी उसकी पूर्ति सुनिश्चित करते थे, और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 1840 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाईं। यानी कुछ लोगों के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से कंपनियां लगाईं। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। यानी व्यावसायिक संकट आए तो इनके उद्योग भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। यानी सफल भी रहे और सफल उद्योगपति बन गए। बम्बई में डिनसो पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेद जी, ये मतलब जमशेद जी बहुत फेमस हैं उद्योगपति। इन्होंने बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। और नुसरवान जी टाटा, ये भी बड़े उद्योगपति हैं भारत के। जैसे पारसियों ने, ये पारसी धर्म के मानने वाले हैं, इन्होंने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया। यानी निर्यात किया इन्होंने भारत से चीन को और इंग्लैंड को, और उससे पैसा कमाया। और 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने भी किया था। अब इस तरह से इन लोगों ने उस समय व्यापार किया और मुनाफा कमाया। और जब पूंजी इकट्ठा हो गई, पूंजी इकट्ठा करने के लिए
अन्य व्यावसायिक नेटवर्कों का भी इन्होंने सहारा लिया और मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व व पूर्वी अफ्रीका में भी संबंध थे। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, भारत में ही सूद पर पैसा चलाते थे, यानी ब्याज पर पैसा देते थे। एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा लीं, यानी अपनी खुद की फैक्ट्रियां लगा लीं, इतना पैसा कमा लिया कि फैक्ट्रियां लगा लीं। जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई, यानी भारत के व्यवसायियों के लिए जगह कम पड़ती गई और औपनिवेशिक जैसे इंग्लैंड के जो उपनिवेश यहाँ बन गए थे, इंग्लैंड के व्यापारियों का यहाँ पर शिकंजा बढ़ता चला गया। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी। यानी भारत के व्यवसायी जो निर्यात कर रहे थे वो कुछ ही चीज़ों का कर सकते थे। धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवसाय से ही भी बाहर धकेल दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थीं। इनमें बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जर्डीन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थीं। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थीं, यानी पूंजी इकट्ठा करती थीं। संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थीं, यानी संयुक्त रूप से बड़े बड़े उद्यम लगाती थीं ये कंपनियां और उनका प्रबंधन संभालती थीं, पूरी व्यवस्था संभालती थीं। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक यानी फाइनेंसर पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थीं। यानी निवेश कितना होगा, किस तरह से होगा, और व्यवसाय से संबंधित जो फैसले होते थे वो यूरोपीय एजेंसियां लेती थीं। और यूरोपीय व्यापारियों, उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।